अच्छा, लास्ट जहां से हमने ये किया था वहीं से कैरी आउट करेंगे। अ, हम्म, देखो, यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि एक जूरिस्ट का नाम लिखा हुआ है जिनका नाम है कीटोन। ठीक है। ये जूरिस्ट जो है इनका क्या काम था, इस कीटोन ने क्या इसमें नई चीजें करी है वो मैं आपको बताती हूँ कि कीटोन बोलना क्या चाह रहा था और कीटोन का क्या रोल है। मतलब देखो, ऐसे एमिनेंट बहुत सारे जूरिस्ट आए ना जिन्होंने ये सारी चीजें हम लोगों को बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है और अनरिटन प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। तो व्हाट आर द रिटन प्रिंसिपल्स, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। बिफोर स्टार्टिंग कन्वेंशन, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कीटोन जो है वो सोर्स ऑफ लॉ के बारे में बोल रहा है। इज टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ लॉ। लॉ में क्या क्या सोर्सेस है उसके बारे में बता रहा है अकॉर्डिंग टू द कीटोन जो है। Convention of the Constitution are unwritten principles which though they could never be enforced as law in the courts, are nonetheless rules since, in fact, the players of the Constitution game do observe them. For it, if they are not observed, the constitutional game would immediately degenerate into political facts of war still a bloody revolution. अब ये जो वर्डिंग्स है ना, ये जो बात हम लोगों को बता रहा है, जो अनरिटन प्रिंसिपल्स के बारे में बोल रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि जो कीटोन का कहना ये है कि ये सारे के सारे जो सोर्सेस ऑफ लॉ है ये बाइंडिंग सोर्सेस है। जिसमें आपको मैं बता दूं कि जैसे कस्टमरी लॉ है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेशन है। तो इसके बारे में इन्होंने ये बोला कि जो मटेरियल, आज देखो आपको पता है कि जो लॉ में जो मटेरियल सोर्सेस ऑफ लॉ है, जो कस्टम्स को फॉलो किया जाता है इंडिया से बाहर, जो जहां पर यूके है ना, वहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उनको जो भी मतलब उनका ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है प्रॉपर। जैसे हमारा कॉडिफाइड लॉ है, हमारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है जहां पर संविधान बनता है, जहां पे चेंजेस आती है। दो उसमें अमेंडमेंट्स होते हुए आ रहे हैं, 105 अमेंडमेंट जो भी हुए हैं, तो वो सब चीजें जो है वो एक ही इसमें हुई है, बराबर ना। तो यहाँ पर कन्वेंशन के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि कन्वेंशन जो है, CONVENTIONS, कन्वेंशन क्या है। तो कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का मतलब होता है, समझो कि जहां पर नॉन लीगल रूल्स, जहां पर सेट ऑफ नॉन लीगल रूल्स है जो गवर्नमेंट अपने इसमें रेगुलेट करके देती है, तो कन्वेंशन अलाउड है क्या? कोर्ट्स में एनफोर्सेबल है क्या? नहीं है। कोर्ट्स में कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि आप अपने लीगल रूल्स बनाकर वो सब चीजें नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर ये तो ऐसे कस्टमरी हो गया कि कन्वेंशन क्या है। हाँ, कस्टमरी लॉ इम्पोर्टेंट है ना मैडम? यस, वेरी इंपॉर्टेंट है। कस्टमरी लॉज इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्यों जी। आज हमारे कस्टमरी लॉज को हम ये करते हैं, लेकिन यूके यूएस में क्या होता है, कस्टमरी लॉ को वही फॉलो किया जाता है कि समझो कुछ हुआ, उनके यहाँ पर जो कस्टम्स है वो लोग वही फॉलो करते हैं। उनका कुछ जी। ये थोड़ी है। लेकिन इंडिया के अंदर जो कस्टम्स है, इंडिया के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं कस्टमरी लॉ को लेकर, वी हम्म। फॉलो दैट, नो, वी फॉलो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कन्वेंशन का यही चीज है कि जहां पर देखो कस्टमरी लॉज है ना, कस्टम्स रिलेटेड लॉज है, लेजिस्लेशन जो कर रहा है, जुडिशियल प्रेसिडेंट को लेकर अगर मैं कहूँ कि कस्टमरी लॉ जो है वो बाइंडिंग सोर्स है। आप देखो इंडिया में जो भी कस्टमरी लॉज है उसको फॉलो करते हैं ना आप, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यूके में क्या होता है, उनके जो भी लॉज है वो चलते फिरते वही लॉज बन जाते हैं। उनका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, कोई एस्पेक्ट नहीं है, बस वो उन्हीं को फॉलो करते हैं कि जो बन गया वो बन गया। फिर मैं आपसे ये बात बताऊं कि जो कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की बात, वाई कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों भाई क्यों? अगर कन्वेंशन फॉलो नहीं किया जाता है तो जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उसको, जो पब्लिक है वो
क्रिटिसाइज करेगी, इसमें क्या होगा, लॉस होगा रिस्पेक्ट का। जो लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, लोगों का जो सपोर्ट मिलता है, आज आप देखेंगे कि जो बीजेपी है और जैसे कांग्रेस है, अभी के टाइम में वो क्या हुआ है, अब समझो जैसे जैसे हमारी बात हो रही थी कि इन लोगों का जो इन लोगों को ऐसे था, वैसे देखा जाए तो वन साइड ही बीजेपी है। लेकिन हम लोग इस साइड के एंगल पे देखेंगे तो जैसे दूसरे जैसे हमारे ये बने हुए हैं, उन लोगों की वजह से कांग्रेस ऊपर आ गई है। कांग्रेस का पर्टिकुलरली प्रॉपर वो थोड़ी है। तो वो जो है, क्योंकि उनको अभी देखो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, वैसा सपोर्ट, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट है। जो पॉपुलरली उनको ये था कि हमको सपोर्ट मिलेगा, जनता हमको ये करेगी। अच्छा, जो जो इनके वोट्स वगैरह गए हैं, वो कहाँ पे गए हैं, वह जहां पर इसने राम मंदिर बनाया वहां के लोगों ने उनको वोट ही नहीं किया है, वहीं पर उनकी सरकार गिर गई। तो हाउ हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, अगर मैं हाउ बोलूं, तो थ्रू आउट द प्रेसिडेंट जो हमारे ऊपर बाइंडिंग होता है, वहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए और वो फॉलो होना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मैं बता दूं आपको कि देखो, कन्वेंशन का अगर बात करते हैं तो लेजिस्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू पे, एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे, यहाँ पे कन्वेंशन की बात यूके यूएस में क्या होती थी कि क्वीन जो होती थी वो रॉयल एसेंट देगी, फिर उसके बाद में जो पार्लियामेंट में बिल्स है वो पास हो जाएंगे। इंडिया में ऐसे होता है क्या? नहीं। इंडिया में कन्वेंशन लॉ फॉलो होता है क्या? नहीं। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो क्वीन अपॉइंट करेगी कौन सा एक लीडर जो कि पॉलिटिकल पार्टी हो का पर्सन होगा, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। और फिर अगर मैं जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलूं, तो जजेस वहां पर जो है एक्टिव रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल लाइफ में, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो जजेस है वो एक्टिव रोल फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जजेस क्या फॉलो करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसी को फॉलो करते हैं ना। तो द सैंक्शन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट पॉलिटिकल और पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पर क्या, वही बात है कि अगर कन्वेंशन को सैंक्शन करा के लेना है तो उसमें ओपिनियन किसकी होगी, इट विल बी मोर ओपिनियन टुवर्ड्स द पब्लिक, है ना, और पॉलिटिकल होगा। तो यहाँ पर देखो आप, सीजे जो है यहाँ पर अमादी, इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या दिया ग्रोथ ऑफ कन्वेंशन के ऊपर, कि अगर हम ग्रोथ ऑफ कन्वेंशन की बात करते हैं, उसके प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे लॉ जो है जो साइलेंट है, जिसके लिए कुछ है ही नहीं, वो क्या हो जाएगा कि अगर कन्वेंशन को बढ़ा दिया गया तो वो ब्रीच हो जाएगा और लॉज के गैप को फिल नहीं कर पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन प्रोवाइड्स द फ्लैश विथ क्लोज एंड ड्राई बोन्स ऑफ द लॉ। अब ये जो लाइंस है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की जो बात कह रहे हैं यहाँ पर, कि अगर हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन आ गया तो हम लोग को तो ऐसा हो जाएगा कि शेर के मुंह में ये हो जाएगा कि भाई खाते जा खाते जा। तो जैसे ड्राई बोन्स ऑफ द लॉ, यानी कि जो हड्डियां भी नहीं बचेगी, कपड़े तो दूर की बात है, अगर हम लोग ने कन्वेंशन को ज्यादा ये कर दिया तो कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, द फ्लैश विच क्लोज द ड्राई बोन्स ऑफ द लॉ, एंड दिस पर्टिकुलरली स्पीक्स क्लियरली अबाउट कन्वेंशन। जो कि आपको मैंने बताया कि जो अगर समझो कोई रूल्स ही नहीं बनते, देर आर नो सेट ऑफ लीगल रूल्स, तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी। अगर गवर्नमेंट है तो उसके बाद में अगर समझो कन्वेंशन लेके आते हैं और उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो लोग ही थूक फेंक के जाएंगे, लोग ही हमारी बेइज्जती करके जाएंगे, यहाँ पे क्रिटिसिज्म मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना। आपको जो सपोर्ट चाहिए, कि आज हम लोग उसमें चल रहे थे ना कि हम लोगों को वन साइड सपोर्ट मिलेगा, हम लोग वन साइड आ जाएंगे, कहाँ गया उनका वन साइड सपोर्ट। हाँ, तो दिस इज कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, कि अगर जनता तुम्हारे साथ है, पब्लिक तुम्हारे साथ है तो ठीक है, अदरवाइज यू डोंट गेट इनटू इट कि तुम विदाउट गवर्नमेंट। और देखो, यहाँ पर अगर मैं कहूँ जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो जजेस को क्या रोल करने का है, व्हाट जजेस रोल इज सपोज टू बी प्लेड बाय द जजेस एट दिस जंक्शन, क्या रोल प्ले करना है उनको। अगर जहां पर उनको लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे, आप आगे देखेंगे ये सब चीजें।
This is only the introduction part of the constitution what I'm telling you all. Now, यहाँ पे आप देखोगे कि कन्वेंशन जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है unwritten constitution and written constitution. Now what is the difference between unwritten और written? जो unwritten, आपको तो यूके का एग्जांपल पता है कि यूके जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वजह क्या है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बेसिक रीजंस क्या है। देखो यूके के अंदर कैसा है ना कि वो लोगों कोई लॉज पर्टिकुलरली ऐसे बनते नहीं है कि भाई एक लॉ बना है और उन वो लॉज को वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने जाएंगे तो हम बोलेंगे जो लिखा हुआ है और जो नहीं लिखा हुआ है ना। रिटन और अनरिटन की बात मैं समझाऊं तो आपको कैसे समझाऊं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है वो सेम टाइम पर वो कोडिफाई होता है, यानी कि वेरियस पार्ट्स में उसको दिया गया। आज आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठाओ, किसी की भी बुक उठाओ, यू विल सी द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैंने अभी आपसे पूछा कि कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कितना शेड्यूल है, पूछा मैंने आप लोगों से। तो इसके बाद आप देखोगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि लॉज बनते नहीं है, लॉज डेफिनेटली बनते हैं पर पार्ट्स में नहीं। इनके जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है, लेकिन वहां पर जैसे यूके हो गया या फिर न्यूजीलैंड हो गया, पार्लियामेंट सुपीरियर, पार्लियामेंट सुपीरियर है वहाँ। पार्लियामेंट सुपीरियर है वहां। जी, यहाँ पर कैसे पार्लियामेंट सुपीरियर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व उससे ज्यादा है, सुपीरियर है। लेकिन जी, वहां पर सिर्फ पॉलिटिकल, जैसे मैंने आप लोगों को क्वीन का एग्जाम्पल दिया है ना, आपको मैंने बताया कि भाई वहां की जो क्वींस होती है वो डिसाइड करती है सब चीजों को, उनके अकॉर्डिंगली लॉ बनता है। जैसे मैंने लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग क्या बोला कि क्वीन उस चीज का एसेंट देगी, बिल पास होएगा पार्लियामेंट में। यहाँ पे ऐसे होता है क्या। एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, क्वीन लीडर अपॉइंट करेगी इन पॉलिटिकल पार्टी और उससे ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा जो लीडर अपॉइंट होएगा। उसके बाद अगर मैं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं कि जजेस का कोई रोल एक्टिव होता है, लेकिन किस में एक्टिव होता है, पॉलिटिकल लाइफ में एक्टिव होते हैं वो लोग। वो लोग पॉलिटिकल लाइफ में होते हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट ये नहीं है, यहाँ पर ये है पार्लियामेंट लेकिन उतना महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि देखो एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी भी बुक उठाओ, इट्स अ सिंगल डॉक्यूमेंट, उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसमें जो भी चेंजेस आए, तो इट इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट ना बाबा, yes। है ना। इट्स अ सिंगल डॉक्यूमेंट। और अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो इसमें क्या एग्जाम्पल लिया जाएगा, कौन से क्या एग्जाम्पल लिया जाएगा, कितने हमारे आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स है, लेकिन अगर हम ऐसे पढ़ने चाहते हैं तो कितने आर्टिकल्स है, कितने शेड्यूल्स है, कितने पार्ट्स है। अगर ऐसे पढ़ने जाओ 12 शेड्यूल है, 25 पार्ट्स हो गए हैं अभी, बराबर है ना। और अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो डेफिनेटली वो प्रिसाइज फॉर्म में है। हमको पता है ना कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। फर्स्ट आर्टिकल ही आपने भारत को लेकर पढ़ा, जो अभी हमारी भारत रिलेटेड लॉज पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी हम भारत रिलेटेड लॉज पढ़ेंगे बस कुछ ही टाइम में, जुलाई आते ही कि भारत की बुक खोलो, इसमें भारत की बुक नहीं होगी, बट ऑफ कोर्स आईपीसी गया, सीआरपीसी चले गया, एविडेंस चले गया। दो इतने चेंजेस नहीं है जितने हमको दिखाई दे रहे हैं, पर है तो सही, नाम चेंज हो गया है ना, जो दिखता था वो है ही नहीं पर है। तो यहाँ पर ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और फेडरेशन पॉइंट को भी मैंने आपको बताया था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरेशन पॉइंट भी आपको क्लियर किया था मैंने। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल है, जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सब है ना, अपने को थोड़ी ना कुछ बाहर से या कुछ ऐसी है। और अगर मैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताऊं कि उसमें अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो इतने इजीली थोड़ी हो पाते हैं, होते हैं क्या, राज्यसभा लोकसभा में क्या होता है, और वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आती है। ऐसे तो नहीं होता है कि भाई हमने बोल दिया और बस चेंजेस आ गई। यहाँ पर फेडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलूं या फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलूं तो सेंट्रल और स्टेट में जो पार्ट्स है जो डिवाइड क्यों किए गए हैं, सब सेंटर थोड़ी काम करती है, स्टेट को भी देती है भाई तू भी कर, अकॉर्डिंगली सब चीजें होती है ना।
अगर मैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं यहाँ पर, यहाँ पे चीख चीख के जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एग्जाम्पल हम लोगों को यूके बोलता है, तो यूके है, इसकी एग्जिस्टेंस नेदरलैंड क्या है, है? कनाडा है, सऊदी अरब हाँ, है, इसराइल है। यस, ये पांच सऊदी अरब है, कनाडा है, यूके है, कितने एग्जांपल्स और चाहिए आपको? फाइव है, तो फाइव। इसकी एग्जिस्टेंस फॉर्म थोड़ी है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टेंस फॉर्म क्या है? मतलब कौन सी भी बुक में अनकॉन्स्टिट्यू जो भी है लिख दिया, लॉ बन गया। जो कस्टम्स है वो चलते आ रहे, चलते दो, चलने दो। वही सेम, वही सेम है, कुछ अलग तो है नहीं, है ना? और अगर मैं आपको इस बात में बताऊं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इजीली अमेंड हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को जरूरत ही नहीं है। वो पार्लियामेंट रोल खेलता है, भाई हमको ये करने का है, दैट्स डन। और वहां पे ये जो है वो सुटेबल उन लोगों के लिए है जो कि ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते, कस्टम्स फॉलो नहीं करते, या फिर उनको, या कंजर्वेटिव नहीं है, या नॉट कंजर्वेटिव। इससे क्या होता है कि जो वायलेशन है वो प्रिवेंट हो जाता है इन सब चीजों से, क्योंकि इधर किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अपनी सरकार अपन देख के लेंगे, किसी का लेना है ना देना है। बट अगर मैं कहूं कि हमारे कंट्री में अगर समझो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, तो हमारे लिए क्या सूटेबल होगा क्या? नहीं, नहीं हमारी होगा। पॉपुलेशन मॉडर्न, बहुत ज्यादा है। ये जो चीजें चलती है ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज में चलती है, अपने कंट्री में नहीं। आज भी इफ यू सी दैट, बाल विवाह, दिस एंड दैट, आज भी इंटरनल गांव के अंदर सारी चीजें हो रही है ना। दो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसको बढ़ाया जा रहा है, पर देखो यहाँ पे जो मॉडर्न लॉ है, जो मॉडर्न कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, आज हमारे कंट्री में वैसा लॉ है क्या? यू आर आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं आपको एक सिंपल बता दूं, वेरी सिंपल बताती हूँ मैं आप लोगों को, कि अब एक लॉ पास हुआ है कि आपके पास एक ही सिम होना चाहिए, यानी एक पर्सन के नाम पे एक ही सिम होना चाहिए। ठीक है? यानी ये क्यों किया गया है मुझे बताओ, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि एक पर्सन के नाम पे एक ही सिम हो सकता है और एक पर्सन के नाम पे मल्टीपल सिम्स नहीं हो सकते हैं। समझो उसने किसी फ्रेंड को लेके दिया या उसने कोई रिलेटिव को लेके दिया। अब इनने, इन लोगों ने एक ये पास किया है कि जो कंपनीज है वो केवाईसी को ये करेगी, और उसके बाद में आप लोगों के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, देखो कैसे ये लोग यूके के लॉ को फॉलो करना कर रहे हैं। जो जहाँ पे करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हैं, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वो एक्सेप्ट करके बैठे हैं, है ना? समझ रहा है कि क्या बोल रही हूँ मैं? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और आपको डिफिकल्ट जा रहा है? हाँ, चलो, आई थिंक अगर मैं बोल रही हूँ तो समझ में आता ही होगा। Now, with reference to that, but to have a full picture of the country's constitutional law, reference needs to make not only legal but to non-legal norms है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है ना, कि अगर आप पूरे इस कंट्रीज के पिक्चर देखते हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर, कि किसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैसा है, आपका कैसा है, यूके का कैसा है, फ्रांस का कैसा है, ब्रिटेन का कैसा है, सारी अगर कंट्रीज की मैं बात कर दूं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि नॉट ओनली लीगल लॉज बट नॉन लीगल नॉर्म्स भी है वहां पर। तो ब्रिटेन यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस कंट्री का जहां पर कन्वेंशनल लॉ जो है बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है। वो हजारों साल से रिकॉर्ड हुआ है। हजारों साल से रिकॉर्ड हुआ है, एकदम यस। सच्ची बात है ये, कि यस। उन्होंने वही फॉलो किया है। जी। हम लोगों ने उनका कॉपी पेस्ट किया, हम लोग उनके लॉज को फॉलो करने लगे, लेकिन 1000 years से उन्होंने कन्वेंशन को ही ये किया है। रिकॉर्ड किए, तो रिकॉर्ड किए। हाँ, यस, तो ये सिग्निफिकेंट रिलेशन जो है, जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में आपको पहले भी बताया, तो रेफरेंस टू कन्वेंशन इज मेड सेवरल प्लेसेस इन द फॉलोइंग पेजेस। आप आगे देखेंगे कि कैसे रेफरेंस लिया गया है। जनरली इट इज सेड दैट कन्वेंशन में नॉट लीड टू एनी कोर्ट केस, क्योंकि अब उनको देखा जाए तो मतलब जो जजेस है वो कन्वेंशन फॉलो करेंगे क्या?
जी। नहीं फॉलो कर सकते। एज अगर एब्रॉड में किया जा सकता है, लेकिन यहाँ के जजेस अगर कन्वेंशन फॉलो करने लगे, फिर तो हमारा मतलब सब धुंधला धुंधला हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है। तो रेफरेंस में भी मेड इन दिस कनेक्शन, अब देखो यहाँ पे फॉलोइंग केसेस को डिस्क्राइब किया गया है, जहां पर उन्होंने ये सारे केसेस को लेकर इन्होंने एग्जाम्पल दिया टू शो दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन डू इन्फ्लुएंस जुडिशियल डिसीजन। यहाँ पर ये जो ब्रिटेन की बात करूं या यहाँ की बात करूं, इंडिया की बात करूं, ये कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इन्फ्लुएंस करती है जुडिशरी को। With the judicial recognition of convention, the distinction between law and covenant has become blurred in the course of time. समझ में ही नहीं आता है। इस पे जो क्लियर विजन है कन्वेंशन को लेकर, वहां पर तो हमको पता चल गया कि क्वीन क्या करती है, वहां पे पार्लियामेंट ऊपर है। यहाँ क्या है, इंडिया में क्या है? वहाँ कन्वेंशन को कमिटेड है मैडम, वो इज्जत देते हैं कल्चर को, उनके उनके कस्टम्स को। तो हाँ, वो इसलिए वो कमिटेड है कन्वेंशन को, दे डोंट वांट टू ब्रेक डाउन फ्रॉम। हाँ, बिकॉज इफ दे ब्रेक डाउन दैट तो उनका तो यही खत्म हो जाएगा ना। यस। जो हम लोग इसमें बोलते हैं ना पंजाबी में कि आज सच जुगात सच, मतलब जो है सो है, उसको कैरी किए है उन्होंने। हमारे दिस पास इज द पार्ट ऑफ। कन्वेंशन उसमें हम्म। खास दिक्कत नहीं है हमारे पास। आप मानते हैं, मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ, ये नहीं मानता, ऐसा है हमारे पास। हाँ, वही 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 बोल रही हूँ मैं। Yes. वहां पर ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आज भी ऐसा है। राजेश, क्लियर हो रहा है? यस मैडम। Yes. चलो, मैंने राजेश से इसलिए पूछा क्योंकि मुझे वो कुछ ना कुछ पूछता, आज पूछ नहीं रहा है। ठीक है। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इवन सम लीगल रूल्स में बी कैरेक्टराइज एज डिस्क्रेशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। जो लीगल रूल्स है अगर उसको समझने जाएंगे तो वो जैसे आते हैं उस तरीके से, वो मैंडेटरी नहीं हो जाते हैं कि जो लीगल रूल बन गया वो बन गया। नहीं। Yes. तो ये स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजरल लॉज, जैसे अभी हम कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स एंड द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। अगर मैं आप लोगों को सोर्स की बात कहूं, यू हैव हर्ड व्हाट इज द सोर्स ना, ये वर्ड आपने कहाँ तो पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है इस वर्ड को, सोर्स को। कहाँ पढ़ा है सोर्स को लेकर? नहीं बता, मैं ही बता दूं। हमें हमें आपने मालूम सोर्स को कहाँ पढ़ा है? सोर्स, SOURCE, है वो। कहाँ पढ़ा है सोर्स को? ये वर्ड है ना, अगर आपको ये वर्ड सोर्स नहीं पता है ना, तो है फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा मैग्ना कि कार्टा। हाँ, वेरी वेरी एक्सीलेंट पॉइंट। magna carta, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मुझे लगता है कि आपने बहुत दिल से पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कलंदर साहब? जी मैडम। वहीं नहीं से तो है किसी को स्ट्राइक भी नहीं मैग्ना होता कि कार्टा जो हमारा सोर्स। सोर्स, ला का सोर्स। हाँ, लॉ का सोर्स क्या है? लॉ का सोर्स क्या है? magna carta। जी। परफेक्ट। अगर शुरुआत मैं शुरुआत magna है। carta की बात करने जाऊं तो उसमें उसने क्या क्या बताया है magna carta को लेकर, मैं चलो आपको बता दो। सी फ्रॉम वेयर magna carta केम। फर्स्ट थिंग, magna carta का रोल क्या है? magna carta जो है, एक्चुअली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है वो। और अगर magna carta की मैं बात कहूं तो 1215 में वो आया था। देखो, जी। आर्टिकल 12 से लेके 35 जो है ना, आप कहीं ना कहीं इस चीजों को पढ़ोगे चल के आगे। अगर मैं इस बात की जानकारी आपको दे दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारी इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है, सबको पता है, हम यूएस से लेके आए हैं। कान में बोलूं, मुंह से बोलूं, कैसे बोलूं? उसमें क्या है? बिल ऑफ राइट्स थे। magna carta जो है, उसमें बिल ऑफ राइट्स को लेकर जो बात की गई, वैसे तो हमने देखो इस फीचर को हमने बोरो किया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। एग्रीमेंट बिटवीन द किंग एंड द पीपल। एग्रीमेंट बिटवीन द किंग एंड द पीपल, आई टेल यू है। ठीक है। जहां पर आप देखे रहेंगे कि जो राइट्स है
वो डिस्क्राइब किए गए हैं पार्ट 3 में, जो फॉलो करते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब मैग्ना कार्टा जो है वो फर्स्टली ड्राफ्टेड था बाय सम कैंटरबरी, उसका नाम था कुछ, और वो एक पीस लाना चाहता था बिटवीन द किंग और उसके जो बैरन्स थे ना, जो उनके ये थे, उनके बीच में वो एक कहीं ना कहीं पीस लेके आना चाहता था। तो उसने क्या किया, उसने प्रॉमिस किया कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा जो राइट्स है इन लोगों के बीच में, के जो राइट्स है उनको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, फ्रॉम इलीगल इम्प्रिजनमेंट नहीं होने दूंगा, और Yes. जस्टिस होने दूंगा, और फ्यूडल पेमेंट्स टू द क्राउन उन्होंने बोला मैं ये भी करूंगा। और ये खड़े हो गया था इस चीज को लेकर कि जो इनोसेंट है वो यहाँ पर फंसनी नहीं चाहिए। जैसे वॉर हुई थी, तो इसने जो पीस और ट्रीटी जो है उसने एक्सप्लेन किया है मैग्ना कार्टा में, द एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल एंड द पीस विच यू हैव टॉक्ड अबाउट। Yes. अब आप देखेंगे कि जो कोर्ट्स है वहां पर फंडामेंटल राइट्स जो है वो अलाउ करता है पर्सन को कि तुम किसी भी कोर्ट में चले जाओ, जो भी है। मतलब उसका क्या होना था ना, कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। उसका मेन एजेंडा ये था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या नहीं होने चाहिए, वो Toilet. वायलेट नहीं होने चाहिए। और उसने गारंटी लिया था उसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी पर्सन्स को लगेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और इस फंडामेंटल राइट्स को उसने कहा कि वो गारंटेड प्रोटेक्ट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, भले ही वो फंडामेंटल लॉ रिलेटेड होने दो या लैंड रिलेटेड होने दो। तो ये जो फंडामेंटल, इस सेंस में उसने ये कहा कि जो मटेरियल हो या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड हो या मॉरल हो या स्पिरिचुअल हो, इन सब इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आया। अब 119 में जो जॉन था, he became the king of the England after the death of his brother Richard, आपको पता रहेगा, है ना। तो विलियम रिचर्ड जब ही मर गया तभी वॉरियर बना उस किंग, और जॉन जो था उसका निक नेम था, ठीक है। जॉन उसको सॉफ्टली बोलते ना अपन ऐसे, उसको जॉन बोला जाता था। तो इंग्लैंड में जब ये सब चीजें हो रही थी, तो थ्रू आउट उसकी जर्नी में जॉन जो है उसने अटैक्स फेस किए थे फ्रॉम द स्कॉट्स, एंड ही वाज आल्सो एट द वॉर विद फ्रांस। उस समय वो फ्रांस के साथ भी वॉर कर रहा था। तो उसने ये जो चीजें डिस्क्लोज करी कि भाई ट्रीटी होना चाहिए, सॉरी लोगों के बीच में पीस होना चाहिए, ऐसे उसने सोचा कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल which is relating to the peace. So this gave birth to Magna Carta, which is the source of the constitution. समझा? बहुत बहुत नटशल में एक्सप्लेन किया, बट व्हेन आई एम कमिंग टू द सब्जेक्ट, जब आगे चलेंगे तो इसको और डिटेल लेके जाऊंगी मैं। समझ में आया? सोनिया मैम है क्लास में आज? नहीं? यस मैम, मैं हूँ। आपको पता है मग्ना कार्टा का क्या रिलेटेड, इससे रिलेटेड, सोर्स से रिलेटेड? Why नहीं Magna मैम। Carta is the source of a law which exercise a मैम legislative power? You must be knowing about Magna Carta का ना? मैम यस यस मैम, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट हाँ, all the कंसोलिडेट। all the legislative aspects into one Magna Carta. हाँ, because through Magna Carta we came to know. बोलो बोलो सोनिया मैम। यस मैम। बोलिए बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने कट नहीं किया, सॉरी। नहीं नहीं मैम, इतना ही इतना ही। ओके ओके। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन अनरिटन, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच इज रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बता दिया ये बात कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में होता है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टराइज एज अनरिटन because it is not embodied in one comprehensive constitutional document। मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग बुक्स में है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बना है, कौन कौन से बुक में कुछ बोलता है, कौन कौन से बुक में
वो बस लॉ के फ्रेम में चलते हैं। वैसे जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट इज द मोस्ट सुप्रीम टू देम इंस्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज इंटरप्रेट in several statutes which define some constitutional principles. In court decisions in a common law principles and convention and uses. The central doctrine of the British Constitution is sovereignty. अब ये वर्ड sovereignty अगर हम लोगों ने कहीं नहीं सुना, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज भी नहीं ओपन किया है। अगर वर्ड सोवर्निटी हमने नहीं ओपन किया है तो वी डोंट नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि ये जो वर्ड है सोवर्निटी, ये हमने कहाँ पढ़ा है और सोवर्निटी किस बारे में बात कर रहा है। Ma'am, चलो मैं ही बता। sovereign in our, हाँ hello, ma'am. हाँ Ma'am, sovereign in our preamble itself, it's given. या सोवरीन इज देयर इन सेल्फ इन द प्रीएम्बल, करेक्ट। तो सोवर्निटी अगर मैं कहूँ कि सोवर्निटी क्या है, अगर हम मैं किसी के कहूँ गुलाम सोवर्निटी नहीं है, क्या है। हम किसी के गुलाम नहीं है, स्वतंत्र है। हाँ, right to demand obedience is sovereignty, means supremacy. Sovereign state is one which is sovereign not to other. हम यस, अपने अपने ये हैं, किसी के गुलाम नहीं है हम, ठीक है। ये चीफ एट्रीब्यूट है जो हम लोग अपने स्टेट में देते हैं। और जो सुप्रीम ओवर द टेरिटरी, मतलब हम कंट्रोल ये इसमें नहीं है। तो जहां पर देखो पॉपुलेशन हो गई, टेरिटरी होगी, गवर्नमेंट हो गई, सोवेनिटी हो गई। तो सोवेनिटी का अगर आप देखोगे तो वेरियस जूरिस्ट ने सोवेनिटी को लेकर उसने कहा है, बहुत सारे अंदर से, जूरिस्ट है जिन्होंने अंदर सोवेनिटी के से और ऊपर बाहर से, अंदर से और बाहर से दोनों भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। अंदर से या बाहर से हम दोनों स्वतंत्र है, करेक्ट। ऑस्टिन ने कुछ कहा है सोवेनिटी के ऊपर, जीएन बोर्डन ने कुछ कहा है, थॉमस होब्स ने कहा है कि भाई सोवेनिटी है क्या। देखो फादर ऑफ मॉडर्न थियरीज ऑफ सोवेनिटी अगर देखूं मैं, was the first who used the term sovereignty by which meant the absolute and perpetual power within the state। यानी कि ये फर्स्ट जूरिस्ट था जियन बॉर्डन, BODIN, इसकी स्पेलिंग ऐसी होगी बॉर्डन, आई थिंक यस। तो ही वॉज द फादर ऑफ द मॉडर्न थियरी ऑफ सोवरेनिटी, जो कि पहला पर्सन था जिसने यूज किया ये टर्म सोवरीन, जिसका मतलब ये है कि हम जो है वो हमारे पास जो भी पावर्स है वो परपेचुअल है, और स्टेट के पास भी वही पावर्स है जो इंडिपेंडेंट पावर्स है। लाइक प्योर हम गोल्ड, लाइक, प्योर गोल्ड। आई डेंट गेट यू एक्चुअली, क्या बोल रहे हो आप, मुझे सुना ही नहीं दे रहे शायद या तो। प्योर गोल्ड, मिलावट नहीं है। हाँ, प्योर गोल्ड, मिलावट नहीं है जिसमें, करेक्ट। तो थॉमस होब्स ने भी यही बात कही कि सोवरीन एक एब्सोल्यूट राइट है, नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, यानी कि हमारा कुछ बाउंड्रीज नहीं है यहाँ पर। हमको जो पावर है, हम लोगों को स्टेट इंक्लूडिंग रिलीजन, यहाँ पर इंक्लूडिंग रिलीजन की बात मैं कहूँ कि हमको जो रिलीजन्स है हम लोग अपने रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि हम ब्रिटिश रूल लेके आएंगे, हम लोग आपको जो आपको रिलीजन यूज करना है आप कर सकते हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी आप लोगों के बीच में, हम आपको फुली आजाद करेंगे, आपको जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे। ऐसे जब ब्रिटिशर्स आए थे, जब ब्रिटिश रूल इन इंडिया पर्टिकुलरली जब आया था, तब उन्होंने ये स्टेट किया था। पर एग्जैक्टली ऐसे था क्या, नहीं था। पर सोवरीनिटी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फेदर ऐड हुआ, सोवरीन, तो उस समय हम लोगों को पता चला कि भाई हम लोग आजाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम लोग जो है वो है। अदरवाइज पीपल वर नॉट इवन अवेयर अबाउट कि भाई हम लोगों का स्टेटस क्या है और हम कौन है, ठीक है। चलो, नाउ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने हाइफन इसके लिए डाला था कि सोवरेनिटी और सोवरीन, दैट्स वन एंड द सेम, दैट्स वन एंड द सेम। सोवरीन और मालूम नहीं। सोवरेनिटी सेम है। सॉवरेन स्टेट, सॉवरेनिटी उसका नाउन फॉर्म है। नाउन फॉर्म में सेम ही है, इट्स जस्ट अ नाउन फॉर्म, ठीक है।
of parliament, which means the parliament can make or unmake any law, and no distinction is drawn between an ordinary law and the constitutional law. देखो ये वर्ड जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या डिफरेंस है, मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर अपन अच्छा डिस्कस करेंगे. द कोर स्टोन ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ सोवेरेनिटी of the parliament, is itself nothing more than a concept based on the tradition which is recognized and enforced by the courts, characterizing this as a formlessness ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसकी कीटोन के ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि कीटोन क्या बोल रहा था. अगर हम इस पूरे जिस्ट को समझने जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसका कुछ ये नहीं है, सिर्फ वो एक ट्रेडिशन लेके आते हैं जो कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है और उसी को फॉलो करती है. लेकिन ब्रिटिशर्स जो है, जो पार्लियामेंट में होता है वही उसको फॉलो करते हैं. लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूके एंड इंडिया, का डिफरेंस क्या है यहाँ पर. जैसे रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डिफरेंस है. या वहां पर सिर्फ पार्लियामेंट का चलता है और यहाँ इंडिया में क्या चलता है. नहीं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में आती है उनका उनका उनके मुताबिक वो बदल लेते हैं. अभी कौन आएगा, राहुल गांधी. नहीं, कौन आते हैं उनका उनके आइडियाज आइडियाज के ऊपर वो कानून बनाते हैं. हाँ, जैसे अलग अभी अलग न्यू लॉज आने वाले अलग हैं तो उनके ऊपर ही है ना अलग कि न्यू आ रहे हैं कि नहीं. हमारे Ma'am, नहीं they वो have two houses, na House of Commons and House of Lords. यस, वहां है ना? वहां पे, यहाँ पे अपर हाउस लोअर And हाउस. here we have Legislative Assembly and others. हाँ, एग्जीक्यूटिव. राज्यसभा, यस. लोकसभा, राज्यसभा. हाँ, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा ही है जिसको जी आज दिन तक कैरी किया जा रहा है. तो जी. यहाँ पर वहां पर देखो, absence of a written constitution deprives us from the fundamental starting point from which all the constitutional law can be derived. We have no gerund noun form which the individual norms of constitutional law can receive their validity. वहां पे क्या है कि अगर समझो कुछ लॉ करना है या कुछ भी बनाना है तो बस वहां से जो बन के पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग वो वेरियस बुक्स में दिया गया उनको वो फॉलो करते थे. तो इंडिविजुअल के लिए ऐसा कुछ ये नहीं है जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर हम लोगों को मिलता है ना. हमने देखा था 1867 के बारे में और 1787 के बारे में भी मैं आप लोगों को काफी कुछ इन हिस्ट्री बता के आई थी. अब देखो, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिटर्न टाइप, द यूएसए रोड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787. कब लिखा देखो, कनाडा ने कब लिखा, ऑस्ट्रेलिया ने कब लिखा. द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रीफ, कॉम्पैक्ट एंड ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स विच शंस डिटेल्स. पूरी तरह से बताया है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रीफ है, कॉम्पैक्ट है और उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो पूरे डिटेल में है. इवन इन ब्रिटेन मेनी वॉइसेस कैन बी हर्ड नाउ that it ought to write down its constitution and the fundamental rights should be guaranteed there. यानी वहां पे भी ऐसा सुनाई दे रहा है कि भाई हम लोगों को भी ये सब चीजें लेके आनी चाहिए जहां पर फंडामेंटल राइट्स को लेकर गारंटी हुए लोगों को. However, even a written constitution generates some convention and customs which help in bringing the constitution in conformity with the constantly changing the social and economic condition. इसने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हम लोगों को कस्टमरी लॉज के बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन को ये करने के लिए. तो हम लोगों को पता चलता है कॉन्स्टेंटली जो चेंजेस आई हैं इकोनॉमिक वर्ल्ड में, सोशल वर्ल्ड में, तो उससे हमको पता चलता है. अगर नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन कंटेन ऑल द डिटेल्ड रूल्स needed for working of various bodies and institutions in the country, therefore subject to the constitution a number of statutes may have to be enacted laying down the detailed working rules for many purposes. इसी वजह से जरूरत है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो है रिटर्न के थ्रू, जैसे हमारे इधर कैसे है, हमको पता है कि कौन सी संविधान क्या बोलता है, इसके अंदर क्या रूल्स है, इसके अंदर सॉरी क्या आर्टिकल्स है, क्या अमेंडमेंट्स है, क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं. तो फॉलोइंगली मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको भी लग रहा है कि ये देखो रिटर्न टाइप यूएसए में कब था, कनाडा में कब था, ऑस्ट्रेलिया में कब था, इन्होंने यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ये किया. इसका माइक कौन है क्या.
चलो, मैं आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी बता चुकी हूँ। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फॉर्मल, मैं सिर्फ ये फॉर्मली सच्ची में रीड कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इन द कंट्री. It is regarded as supreme or fundamental law of the land, and it controls the permits each institution in the country. Every organ in the country must act in accordance with the constitution. देखो, ये रिटर्न और अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को याद है या फिर से बता दूं? पूजा? यस मैम। रिटन फॉर्म और अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? चलो मुझे आप बता दो, तो मैं आगे पढ़ाने के लिए मुझे इजी हो जाएगा। मैंने बताया ना बेटा, रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। चलो राजेश बताओ। मैडम रिटर्न फॉर्म में रहता और एक रिटर्न फॉर्म में नहीं रहता। ऐसे तो फिर मैं यही बोलूं कि आप खाना मत खाओ आज। एक रिटन फॉर्म में होता है, एक अनरिटन फॉर्म में होता है, बस इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। मैम रिटेन फॉर्म में क्या होता है कि रिजिडिटी होती है और ब्यूटी ऑफ द यूके में कोर्ट्स, मैडम रिटर्न फॉर्म में नहीं है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स होते हैं। हाँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दे दो कोई तो भी। यूके है ना मैडम, यूके में हम्म। रिटर्न फॉर्म नहीं है। हाँ, इंडिया में रिटर्न यूके में। फॉर्म है। हाँ, तो उसका एग्जाम्पल दे दो इंडिया का कोई। इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म में है? रिटेन फॉर्म में मैम। किसमें है राजपुरी? आपका नाम क्या और है? मैम राजगौर। राजगौरी। हाँ, हाँ बोलिए राजगौरी। मैम हमारा जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है रिटेन फॉर्म में है, इसमें एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपने पूछा था, रिजिडिटी हो गई, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है हमारे पास। हम्म, वेरी गुड। चलो, पता चल रहा है कि मतलब मैं जो सिखा रही हूँ। राम बताओ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हाँ, हाँ ऑफ कोर्स, इंडिया की कंट्री में अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर तो ऐसे हो जाएगा कि कौन किसको मारने वाला है, क्या होने वाला है पता नहीं है। राम बताओ, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? चलो फास्ट। मैडम जो रिटर्न नहीं रहता वो फ्लेक्सिबल रहता कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिटर्न और नहीं होता है इंडिया वो फ्लेक्सिबल रहता है। और इंडिया का कैसा फ्लेक्सिबल नहीं मैडम, रिजिड है। रिजिड है क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है, करेक्ट। अनरिटन जो है वो इजीली अमेंडेबल है। ओके, अनरिटन का कुछ डीमेरिट बताओ कि समझो ये तो आपने बताया, मेरिट बता दिया, डीमेरिट कुछ बताओ। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं मैडम, अपने यहाँ आर्टिकल 14 है उसके लिए। हाँ, यस, वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। हाँ, कलंदर साहब बताएंगे रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस। चलो फटाफट।